दो दिनों तक 18,000 के ऊपर टिकने के बाद आज दुनिया भर के बाजारों से है कमजोरी के संकेत और वीकली एक्सपायरी खत्म होने के बाद अब सामने है आपके लिए मंथली एक्सपायरी का हफ्ता। कमजोर शुरुआत के बाद कहां लेंगे सपोर्ट, आएगी रिकवरी, यदि हां तो कितनी और कितनी टिकाऊ, ढेर सारे सवाल है आपके जहन में। हफ्ते के आखिरी दिन स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। वीकेंड आ पहुंचा है और अब ये देखना है कि सर ग्लोबल मार्केट को हरा कर या उसके सामने डट कर हम किस प्रकार से खड़े हो पाते हैं। सर ट्रिगर्स कैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल, ट्रिगर्स बड़े इंपॉर्टेंट है आज के और खास तौर से वो सारे ट्रिगर्स अमेरिका से आते हुए दिख रहे हैं जिन पर आज हमें एक्शन दिखाना है। अमेरिका में महंगाई की चिंता फिर से बढ़ती हुई दिख रही है और ब्याज दरें बढ़ने का डर यहाँ पर थोड़ा सा फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी डर के चलते डाउ 430 अंक फिसला है और नैस्डैक 215 अंक लुढ़क कर बंद हुआ है। डॉलर इंडेक्स फिर से 104 के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है और बॉन्ड यील्ड्स में भी उछाल आकर 3.8% के आसपास का होता हुआ आपको नजर आएगा। SGX निफ्टी और एशियाई बाजारों से संकेत कमजोरी के हैं। धीरे धीरे SGX निफ्टी अपनी कमजोरी और बढ़ाता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये है संकेत और इनमें से कोई भी संकेत शायद आपको पसंद ना आए। बिल्कुल सर, नहीं, तो यही पसंद नहीं आ रहे हैं और अब थोड़ी सी घबराहट हो रही है क्योंकि अब सर बड़ी कश्मकश की स्थिति हो गई। दो धारी तलवार हो गया है अमेरिका के डेटा आना। अच्छे डेटा, तगड़े डेटा आते हैं तो किसी इकोनॉमी को खुशी होनी चाहिए, मजबूत होना चाहिए। लेकिन आप PPI के नंबर देख लें, आपका जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स घट रहे हैं तो यहाँ चिंता हो रही है। डॉलर इंडेक्स भाग रहा है और फिर फेड प्रेसिडेंट्स यहाँ पर बयान देके और दिल की धड़कनें बढ़ा देते हैं। नेहा, यही चिंता है। देखिए अमेरिका में हो क्या रहा है। अमेरिका में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डेटा खराब देखें और ये खुशी मनाएं कि इससे ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी, या डेटा मजबूत देखें और इस बात को लेकर दुखी हो जाएं कि ब्याज दरें बढ़ेंगी। तो कभी अमेरिकी बाजार, आप देखिए 2 दिन पहले अमेरिकी बाजार सिर्फ इसी दम पर बढ़े थे कि रिटेल बिक्री के आंकड़े बड़े मजबूत आए, यानी कि इतनी ब्याज दरें बढ़ाने के बावजूद अमेरिकी अर्थव्यवस्था में कोई धीमापन नहीं दिख रहा। हर एक इकोनॉमिक डेटा के दो पहलू होते हैं। आप उस पहलू को उस तरह से एनालिसिस करते हैं जैसा मार्केट ने एक्शन दिया है। मार्केट के एक्शन का जो कारण होता है वो पोजीशनिंग के लिहाज से होता है। कल क्या हुआ, कल अब आप सोचेंगे ऐसा क्या हो गया कि 450 घट गया। अगर एक साथ 3 खबरें ऐसी आए जो आपको परेशान करे तो फिर इतना घटना बनता है। देखो 3 खबरों में क्या हुआ। PPI प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का डेटा अनुमान था 5.4% के आसपास का, आया 6%, घटा है 6.2% से 6%। PPI घटना अपने आप में एक थोड़ा धीमापन का संकेत है। आप ये मान सकते हैं कि भाई चलो महंगाई आपने जो ब्याज दरें जो बढ़ाई है उसका असर दिख रहा है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स कम हो रहा है, इसका मतलब ये कि थोड़ा धीमापन है। लेकिन हम ये धीमापन काफी ज्यादा चाहते थे, 5.4% चाहते थे, आया 6%, तो काफी ज्यादा है। ठीक उसी तरह से महंगाई का आंकड़ा कुछ दिनों पहले जो आया था वो बढ़कर आया था। तो पहली तो कल की अमेरिका की खबर जो PPI को लेकर थी वो थी। दूसरी चीज थी जो बेरोजगार लोग कितने हैं अमेरिका में, कितने लोगों के पास नौकरियां नहीं है। अब ये नौकरियों का अंदाजा था कि 2 लाख लोग कहेंगे भाई हमारे पास नौकरी नहीं है, हमें बता दो। ये आया आंकड़ा 1,94,000। अब हम तो 6,000 को गिनते भी हैं, हम तो 2 लाख भी नहीं गिनते होगा ऐसा, लेकिन अमेरिका में गिनते हैं। उनके लिए 6,000 कम आया ये भी, और इसका मतलब नौकरियां कम नहीं हो रही, डिमांड अच्छी है। हाँ, मतलब है नौकरियां भी तो, पर ये बात तो दूसरा आंकड़ा ये था। और तीसरा आंकड़ा जो भाई साहब हैं बुलार्ड साहब, जो वहाँ के एक सेंट लुई के फ्रेड प्रवक्ता हैं, वो हमेशा बुल है नाम में लेकिन काम बेर के वाले करते हैं। तो उन्होंने फिर से कह दिया भाई कि मार्च में जो पॉलिसी आएगी इस पॉलिसी में तो आप मान के चलो 0.5% ब्याज दरें बढ़ेंगी। तो 3 जो झटके लगे 150 पॉइंट के तीनों गिन लो, 450 पॉइंट डाउन नीचे आ गया है। तो कल जो गिरावट हुई इसमें तीनों कारण एक साथ आए। एक आध होता ना तो शायद संभाल लेते। फिर बाकी तो क्या है नेहा, दूसरी चीजें वो देख लीजिए कि भाई चलिए आपका अमेरिका का बॉन्ड यील्ड लगभग 3.9% के आसपास आ गया। डॉलर इंडेक्स 6 हफ्तों की ऊंचाइयों पर है। ये तो बाद में हुए, इनको सुनने के बाद हुआ है। इनकी वजह से मार्केट नहीं गिरा है। मार्केट ये सारी खबरें आई तो उसका असर आपने इनमें देखा है। तो आई थिंक कल अमेरिकी बाजारों की गिरावट का जो रिएक्शन है वो जायज है, वो गलत नहीं है। वो गलत नहीं है।
तो सर ऐसी स्थिति में हमारे मार्केट क्या होल्ड आउट? हाँ, हमारे मार्केट के बाद उससे पहले एक चीज और जो अमेरिका को लेकर है क्लियर कट है कि एक चीज समझिए, अमेरिकी मार्केट में भी हो ये रहा है, आप 34,000 साढ़े 34,000 के आसपास डाउ पर पहुंचते हैं, वहां पर कोई न कोई ऐसी खबर आएगी आपको कि करेक्शन आ जाता है, वापस आप 33,000 32,500 के आसपास आएंगे, वहां पर कोई न कोई खबर ऐसी अच्छी आएगी जहां से वापस ऐसे फंसे हुए अमेरिका के बाजार भी हैं रेंज माउंट। लेकिन अब हर बार ये लगता है कि इस बार की पॉलिसी सबसे अहम है, फेड की आगे का डायरेक्शन, लेकिन हर बार वो कंफर्ट जो चाहिए ना मार्केट को वो नहीं हो रहा। इन सब के बीच में एक ही अच्छी खबर है, वो ये कि कच्चा तेल थोड़ा घटा है, $85 के आसपास आया, थोड़ा सा, वो भी उतना नहीं घटा जितना घटना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा घटा है। सो आई थिंक ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स को लेकर हल्का सा सावधानी वाला मूड है इस वक्त बाजार में। ओके तो सर फिर हमारे मार्केट के लिए क्या क्यों है? बड़ी मुश्किल से 18 के ऊपर के दर्शन हुए, होल्ड आउट कर रहे हैं, 2 दिन से बंद ऊपर हो रहे हैं, लेकिन अब क्या डाउनसाइड रिस्क दिख रहा है? एक दिन की और 3 दिन की क्लोजिंग का बड़ा फर्क होता है। कई बार आप एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो एक दिन की क्लोजिंग पर आप ब्रेकआउट मानते हैं, और कई बार आप जो है ना आराम से निश्चिंत होकर आप किसी ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं तो आप 3 दिन का मानते हैं। इसलिए हम, आपको याद होगा मैं कई बार बोलता हूँ 3 दिनों से इस लेवल के ऊपर बंद हो रहा है, तो फिर उसमें कंफर्मेशन ज्यादा स्ट्रांग होती है। 2 दिन से हम 18,000 के ऊपर बंद हो गए, राइट? आज तीसरा दिन है, तो लिटमस टेस्ट क्या है, आज हम 18,000 के ऊपर बंद हो पा रहे। 35 पॉइंट का नुकसान चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 18,000 के आसपास 5-15 पॉइंट ऊपर नीचे में भी फर्क नहीं पड़ता। 17,975 इज एज गुड एज 18,000, वो साइकोलॉजिकल लेवल 18,000। बट 18,000 के ऊपर आज लगातार तीसरे दिन बंद हो पाते, तो 9:15 बजे नहीं 3:30 बजे कहाँ होंगे, वो इम्पोर्टेंट है। तो क्या हम 18,000 के ऊपर अगर आज बंद हो पाते हैं, वो एक अच्छा संकेत होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर 18,000 के ऊपर बंद नहीं भी हो पाए तो रिस्क कितनी, करेक्ट? सो अगर 18,000 के ऊपर बंद हो जाते तब तो आपकी टेंशन ही खत्म है। और वीकली क्लोजिंग है आज, डेली वाली नहीं है, वीकली क्लोजिंग और ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। सो आई थिंक ये तो आपका डेटा हो गया। अब नीचे की रिस्क क्या खुलती है? 17,850 के ऊपर हम बहुत कोशिश कर रहे थे कि 3 बार बंद भी हुए, फिर चौथे दिन एकदम से नीचे गए, लेकिन 5वें दिन से हमने ब्रेकआउट देके 17,925 की क्लोजिंग दे दी। सो मेरा ये मानना है कि अब आगे आपके लिए आज नीचे खुलने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो है निफ्टी पर, वो 17,850 17,800 का है। ये 50 पॉइंट की रेंज 17,800 17,850 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। और वापस से मूड आपको खराब तभी करना है, तभी ये सोचना है कि 18,135 का कल का हाई जो हमने बनाया है वो अब आसानी से नहीं टूटेगा, एक्सपायरी तक टूटेगा नहीं टूटेगा, ऊपर जाएंगे नहीं जाएंगे, इसमें समय लगेगा कि घूम जाए, हमने बना दिया। वो आपको तभी फील करना है जब 17,800 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें। तो आई थिंक हम मल्टीपल सपोर्ट जोन में जाएंगे, 17,750 से 17,850 ये 100 पॉइंट की रेंज मल्टीपल सपोर्ट रहेगी, लेकिन आज के लिए 17,800 850 इस रेंज पर फोकस कर लेना है। इसके नीचे खराब होंगे, 18,000 के नीचे आएंगे, नेचुरली खराब है, इसमें कोई डाउट नहीं। दिन के लिए क्लोजिंग 18,000 के नीचे होती है तो थोड़ी सी सावधानी अगले हफ्ते के लिए है, लेकिन 17,800 के 850 के नीचे जब तक जाकर बंद नहीं होते हैं तब तक आपका न्यूट्रल ट्रेंड जो बना हुआ है, न्यूट्रल ट्रेंड बरकरार रहेगा, चिंता की बात नहीं। अब आइए बैंक निफ्टी। सिमिलरली जैसे 18,200 से आप निफ्टी पर शुरुआत करके 17,350 तक आए थे बजट के दिन, और वापस लगभग 18,200 तक पहुंचे, 18,135 का हाई। बैंक निफ्टी में भी 42,015 का हाई था बजट के दिन का, कल आपने 41,980 का हाई बना दिया, लगभग वहीं पहुंच गए। तो जो ये डबल टॉप आपका बन गया बैंक निफ्टी का भी, अब 42,000 के ऊपर टिककर आप बंद होंगे तो बड़ी तेजी और अच्छी फ्रेश तेजी बनेगी। लेकिन बहुत चिंता की बात यहाँ भी नहीं है। अच्छा, जब तक आप 41,000 के नीचे ट्रेड नहीं कर रहे हैं तब तक कोई खास चिंता की बात है नहीं। ओके। और इसमें भी क्लोजिंग बेसिस पे आपके लिए 41,250 के आसपास जब तक आप इस लेवल को होल्ड कर रहे हैं तब तक आप न्यूट्रल ट्रेंड में ही हैं। सो ऐसे में हल्के फुल्के करेक्शन आएंगे, करेक्शन में कभी कभार आपको ऐसा लगेगा अरे टॉप बन गया, हम गिर गए, अब क्या करें। तो जिस दिन 41,000 के नीचे बंद होता दिखे बैंक निफ्टी, उस दिन तनाव लेना है, तब तक नहीं। और बैंक निफ्टी के लिए भी एक चीज और बोलना चाहता हूँ, कल आप 41,631 में होने लगभग यही लेवल है, 41,650 के आसपास का। अगर आज वीकली क्लोजिंग आपको 41,650 के ऊपर की मिलती है तो कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन 41,650 के नीचे की क्लोजिंग मिलती है या 41,500 के नीचे की मिलती है तो थोड़ा सा सावधानी है। 41,250 के नीचे बंद होता है तो ही आपको टेंशन लेनी। सो ओवरऑल लेवल्स पे ध्यान रखिए, बाकी तो दिन भर हम साथ में हैं, ये बताएंगे। बिल्कुल, चलिए तो 17,800 और बैंक निफ्टी में 41,650
600 के नीचे और 41,500 ये लेवल हमको वॉच करके चलना है, सतर्क रहना है, डरने की कोई बात नहीं। अच्छा सर, एक चीज इन सबके बीच एक अच्छी बात ये हो रही है, एफआईआईज का कैश स्पेस में जो रुझान बढ़ रहा है, क्या इसको लेके थोड़ा कंफर्ट बनता हुआ दिख रहा है या अभी जल्दबाजी है इसको वैसे रीड करना? लंबे समय बाद नेहा लगातार एफआईआईज के 4 दिन हो गए, 4 या 5 दिन हो गए, 10 फरवरी से, हाँ। 5 दिन हो गए लगातार खरीदारी के नंबर्स आ रहे हैं और अच्छे आ रहे हैं। 1570 करोड़ के आसपास की खरीदारी कैश मार्केट की छोटी नहीं होती है। उसके साथ साथ 875 करोड़ के आसपास के इंडेक्स फ्यूचर्स भी, स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदे हैं और इंडेक्स अगर बेचा भी है तो 350 करोड़ का, की जो ज़्यादा नहीं है। तो एक चीज़ क्लियर कट है कि और ये बात कल और मैं और दीप कर भी रहे थे कि अब धीमे धीमे जो है ना, हमारी अंडर परफॉर्मेंस थी ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में, हम कम बढ़ रहे थे, वो पिछले 2-3 दिनों से बदलती हुई दिखी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो बदलती हुई दिख रही है वो ये कि एफआईआईज का मूड पहले जैसा उतना खराब रहा नहीं, हल्के हो गए। इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन अभी भी 26% पर है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि मार्केट के लिए इस वक्त सबसे बड़ा जो पॉजिटिव फैक्टर आज के लिए है वो यही है कि एफआईआईज और लोकल फंड दोनों की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा है। और वो खरीदारी का आंकड़ा आज एक और डेटा में पढ़ा था कि ओवरऑल म्यूचुअल फंड का जितना एयूएम है, सारे म्यूचुअल फंड में जितने इक्विटी का पैसा है, जितना इन्वेस्टर्स ने लगा रखा है, उसका 17% हिस्सा एसआईपी से आने लगा है। इस डेटा की बड़ी इंपॉर्टेंस है। एसआईपी करने वाले इन्वेस्टर्स है ना, वो सबसे बुद्धिमान है और सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन है और सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड है मार्केट को लेकर और अपनी एसेट क्लास को लेकर। और एसआईपी का पैसा जल्दी से हटता नहीं है अच्छे या खराब बाजार में, क्योंकि उनको पता है कि एसआईपी जब आदमी करने की सोचता है ना, तो वो ये मान के चलता है कि मुझे खराब मार्केट में भी एसआईपी कंटिन्यू रखनी है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो खराब मार्केट में एसआईपी डिसकंटिन्यू करेंगे और बाकी जो लोग होते हैं वो टाइमिंग के चक्कर में लगे रहते हैं। और टाइमिंग के चक्कर वाले में वो उनकी टाइमिंग वैसी होती है, अच्छी मार्केट में ही खरीदेंगे, खराब मार्केट में ही बेचेंगे, रिवर्स टाइमिंग होती है। सो एसआईपी का प्रोपोर्शन अगर ओवरऑल म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है, एयूएम है, उसमें जितना ज़्यादा बढ़ेगा वो म्यूचुअल फंड्स और मार्केट को स्टेबिलिटी देता है। ये पैसा जल्दी से निकलता नहीं और आना भी जल्दी से बंद नहीं होता। हल्का फुल्का कम हो सकता है, बंद नहीं होता। तो ये बड़ी चीज़ है जो हो रही। तो लोकल मनी जो है हमारा, जो अपना डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का पैसा है, वो मजबूती दे रहा है। आप देखिए कब ऐसा होता है आपको देखने को मिलता है कि दोनों ही एफआईआईज और लोकल फंड दबाकर खरीदें। 1500 करोड़ से ज्यादा की दोनों की खरीदारी पहले मैंने 2 बार देखा ऐसा, घूर के। आमतौर पर होता है जितना एफआईआईज खरीदते उतना लोकल फंड बेचते हैं, जितना लोकल फंड खरीदते उतना एफआईआईज बेचते हैं। डेटा एकदम अलग दिखता है। मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं, एक जगह प्लस और एक जगह माइनस। मुझे लगा डबल बार कॉपी पेस्ट हो गया। हाँ, और निशान तो गलत नहीं लगा के, लेकिन पूरी छानबीन के बाद ये समझ में आ गया नहीं बराबर है, दोनों ने खरीदारी की। दिस इज गुड एक्चुअली, नो डाउट। थोड़े ब्लॉक डील के भी मामले थे कल, आपने वो ब्लॉक डील भी होते हुए देखी, बड़ी वाली तो इंडिगो की 2,500 करोड़ की थी, उसका भी इफेक्ट होगा, नो डाउट होगा, उसमें भी नेचुरली दोनों में खरीदारी की होगी। लेकिन 2,500 करोड़ की ब्लॉक डील के सामने 3,000 करोड़ का आंकड़ा तो दिख रहा है, 3100 करोड़ 3150 करोड़ तो दिख रहे हैं, है ना। तो ले तो रहे हैं ना, खरीद रहे हैं ब्लॉक डील को, और सारा का सारा ब्लॉक डील तो वहाँ नहीं गया होगा। सो आई थिंक उस हिसाब से नंबर्स बढ़िया है। और इस नंबर के दम पर एक चीज है अच्छी कि सपोर्ट मिल जाएगा, नीचे जोर से नहीं गिरेंगे, बस। वैलिड पॉइंट सर। सर फिर अब निफ्टी के सपोर्ट्स पर बात कर लें। जी हाँ, आज के ट्रिगर्स से पहले बता दूं आपको, ग्लोबल ट्रिगर्स डेफिनेटली नेगेटिव साइड पर है, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। बाकी तो खराब है ही है। एशिया में भी थोड़ा बहुत मामला ढीला ढाला सा है। अमेरिका की कमजोरी पर एशियाई बाजार भी रिएक्ट कर रहे हैं, करना भी चाहिए। देखो, क्योंकि अमेरिका की कमजोरी डेटा के दम पर हुई है। मैं ना खाली खबरों के दम पर कमजोरी और उस पर रिएक्शन दे तो उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करता, लेकिन डेटा के दम पर अगर कमजोरी और उस पर रिएक्शन है ग्लोबल मार्केट्स का, तो वो रीजनेबल है, होना चाहिए। सो ग्लोबल संकेत नेगेटिव है, एफआईज और डीआईज दोनों के संकेत हैं पॉजिटिव, और बाकी तीनों संकेत न्यूट्रल हैं। एफएनओ के संकेत न्यूट्रल हैं, सेंटीमेंट न्यूट्रल है, ट्रेंड न्यूट्रल है आपके लिए। और कल हम बात कर ही रहे थे यहाँ की पुट कॉल रेशियो निफ्टी का 1.39 पर है, ओवरबोर्ड साइड पर। और कल आप देखिए थोड़ा ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आने का कारण ये भी था कि बाजार थोड़े से भारी हो चुके थे। लेकिन आज एक अच्छी बात है कि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो बहुत कंफर्टेबल है, 0.72 पर आ गया है। तो निफ्टी अभी भी न्यूट्रल है, ओवरबोर्ड तो नहीं है, पुट कॉल रेशियो 1.04 कंफर्टेबल है। बैंक निफ्टी का अच्छा खासा नीचे आ गया, ये एक अच्छी बात है। आइए अब आज के सपोर्ट जोन 17,900 17,950, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम 18,000 के नीचे खुलेंगे, दिख ही रहा है।
तो 18,000 के नीचे खुलेंगे, इसलिए 17,900 17,950 पहला सपोर्ट जोन है, उसके ठीक नीचे 17,800 850 अच्छी मजबूत खरीदारी की जगह और शॉर्ट कवरिंग भी। ऊपर 18,000 18,035 पहली रुकावट की जगह है, क्योंकि हम खुलेंगे 17,950 के आसपास, इसलिए 18,000 18,035 में पहली रुकावट की जगह मान के चल रहा हूँ। 18,100 18,125 की रेंज जहां आपको करनी है प्रॉफिट बुकिंग। बैंक निफ्टी 41,375 41,500 इस रेंज में हम खुलकर देखेंगे कि और गिरना है या रुकना है। इसके ठीक नीचे 41,100 41,275 की रेंज है, जो आपके लिए 250 की जो रेंज है, जो आपके लिए मजबूत खरीदारी की जगह है। और यहाँ नेहा एक चीज कहना चाहता हूँ जी सर, 41,000 के नीचे जाने के बाद बैंक निफ्टी में लॉन्ग नहीं रहना है। हाँ, ये आपने भले अभी गिरे mention नहीं किया। गिरे, कितना गिरे, एज ए डिसिप्लिन 41,000 के नीचे, तो अभी मैं 41,000 41,100 के नीचे की रिस्क नहीं देख रहा हूँ। ओके, लेकिन क्या है, कभी भी किसी चीज के लिए ना करें। और ये मार्केट ऐसा है ना, एक दो ट्रेडिंग सेशन में रेंज का हायर एंड बता दे, 2 दिन में रेंज का लोअर एंड दिखाते। Unpredictable। वोलेटिलिटी कभी बढ़ जाए तो कोई भरोसा नहीं, और बढ़ने के लिए रीजन भी है। 13 का विक्स है, 12.89 विक्स, इतना कम विक्स। और हमेशा ये याद रखिए, जब विक्स बहुत लो लेवल पर हो तब ऑप्शंस बेचना बड़ा रिस्की होता है। अब सोचो, कल कोई पुट ऑप्शन बेच के जाता है 18,000 का, और आज सीधा 100-150 नीचे खुलता है, तो ऑप्शंस बेचना कम वोलेटिलिटी पर बहुत रिस्की होता रिस्की है, हो जाता है। बहुत रिस्की होता है। लोगों को लगता है रेंज से बाहर नहीं निकलेगा, निकल गया तो वापस बहुत ज़्यादा रिवर्स नहीं करेगा, हो सकता है ना करे, लेकिन वो गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग जो होती है ना, उसमें ऑप्शन सेलर्स के लिए बड़ी मुश्किल वाला मामला हो जाता है, और आज वैसे ही होते दिख रहा है। तो अगर किसी ने पुट बेचे हैं तो आज उनके लिए थोड़ी रिस्क हो सकती, करेक्ट। अब ये तो हो गया आपके लिए निफ्टी पर। बैंक निफ्टी 41,725 41,800 ये पहली हायर जोन है, जहां पर हम देखेंगे, रुकेंगे और पार करके निकले तो 41,950 से 42,075 वो रेंज है जहां पर आपको 100% प्रॉफिट बुकिंग, बिकवाली, शॉर्ट सब कुछ करना चाहिए। ये आपके लिए बड़े जोन। ठीक है सर। सर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस? हाँ, और उसके पहले बाकी डेटा भी एक बार आपको बता दूं। एफआईएस की इंडेक्स पोजीशन 26% पे अनचेंज है। पुटकॉल रेशियो की हम बात कर चुके हैं, विक्स आपका 13 के नीचे। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन 17,800 या 17,850 जो आपको ठीक लगे वहां स्टॉप लॉस लगा लीजिए। इंट्राडे क्लोजिंग, इंट्राडे अगर आपको छोटा रखना है आप 17,900 भी रख सकते हैं। बेसिकली क्या है, इतने ज्यादा लेवल्स नजदीक के आ रहे हैं, तो स्टॉप लॉस के लिए आप अपनी पसंद से कर सकते हैं। अच्छा, आपकी लॉन्ग पोजीशन किस लेवल की बनी हुई है, उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस एडजस्ट कर ले। समझिए आपने 17,900 पे लिया है तो 17,850 17,800 भी रख सकते हैं। ओके, अगर आपका 18,100 का है तो शायद आपको 17,900 ही स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मतलब मेरा पॉइंट है कि जहां से भी आपकी लॉन्ग पोजीशन हो, वहां से 200 पॉइंट से ज्यादा दूर का न रखें। 50-100 पॉइंट अगर रखेंगे हाँ, वो तो बहुत ही बढ़िया है, जितना कम। लेकिन चूंकि गैप डाउन ओपनिंग के बाद स्टॉप लॉस क्या रखना है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वैसे गैप डाउन ना हो, और इसीलिए हम कई बार कहते हैं, जैसे कल भी हम कह रहे थे, अगर लॉन्ग है तो आप 17,900 या 17,800 का पुट लेकर जाएं। इसकी वजह यही होती है कि कभी बड़ी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो तो उसकी आपको हेजिंग रखनी चाहिए। है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, 17,850 रखिए। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे स्टॉप लॉस 41,450 है, क्लोजिंग 41,250। आपको अगर अलग दूर का रखना है तो आप रख सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस 18,150 का होगा, इसमें कहीं कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, ये फिक्स है 18,150 या चाहे तो 18,200। कल का हाई के ऊपर आपने स्टॉप लॉस रख लिया, और सेम निफ्टी में भी कल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस रख लिया है। 42,000 के आसपास का हाई बनाया था, 42,050 का स्टॉप लॉस है आपके बैंक निफ्टी में भी, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पर। जी, वैलिड पॉइंट सर। सर अब नई पोजीशंस खरीदे, पहले बेचने का बता दूं। निफ्टी बेचना है आपको, और 18,150 कल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर बेच सकते हैं। टारगेट जो बनेंगे 17,950 925 दो छोटे टारगेट हैं, 17,900 17,875 दो मीडियम टारगेट है, 17,850 17,800 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है बिक वाली। जो लोग खरीदना चाहते हैं जरूर शौक फरमाए, 17,850 से 17,925 की रेंज में टुकड़ों में धीमे धीमे खरीदें, और इस रेंज में खरीदने पर आपको स्टॉप लॉस 17,800 के थोड़ा सा नीचे 17,775 पर लगा लेना है। टारगेट जो बनेंगे 17,950 18,000 दो छोटे टारगेट है, 18,025 मीडियम टारगेट है, 18,100 से लेकर 18,125 तक के फाइनल टारगेट। 5 ही टारगेट है जिसके लिए करनी है आपको निफ्टी में खरीदारी। ओके, बैंक निफ्टी सर? बैंक निफ्टी बेचना है, दो तरीके, या तो आप 41,800 का स्टॉप लॉस लगाकर बेच दीजिए, ठीक है, और दूसरा तरीका है कि 41,775 41,950 की रेंज में आए तो बेचिए। एक बार ये नोट करके रखिए रेंज, 42,050 का स्टॉप लॉस है, 41,675 625 दो छोटे लेवल है,
41,500, 41,550, 500 और 450 तीन मीडियम लेवल है। 41,375, 275 और 41,150 तक के बड़े लेवल के लिए। ये तो हो गया आइडियल सिचुएशन अगर रिकवरी होकर आए तो। नहीं तो आप सिंपल 41,800 के स्टॉप लॉस के साथ बेच दीजिए बैंक निफ्टी। नीचे के टारगेट यही बनेंगे आपके लिए, 41,100 तक के सारे टारगेट्स आपके सामने हैं। ये बैंक निफ्टी पर बेचने की राय। और जो बैंक निफ्टी खरीदना चाहते हैं 41,275 से 41,425 की रेंज में धीमे धीमे टुकड़ों में मूड माहौल देखकर खरीदें। हड़बड़ी और जल्दबाजी न करें, आराम से लीजिए। आपको लेवल मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, जब लेवल मिले तभी करिए। टारगेट स्टॉप लॉस होगा आपका 41,100 का या 41,000 का, जो आपको ठीक लगे वो लगा लीजिए। ठीक है। 41,500, 41,550 दो छोटे टारगेट हैं। 625, 675 दो मीडियम टारगेट और फिर बाकी सारे टारगेट बड़े वाले 725, 775 और 41,950 तक के, जिसके लिए बैंक निफ्टी में आपको निश्चित तौर पर खरीदारी करनी है। कल हमने बैंक निफ्टी में खरीदारी करने की राय दी थी 41,800 के आसपास जब लेवल था स्पॉट लेवल, और 41,675 के आसपास एवरेज करने की राय दी। 41,500 ये स्टॉप लॉस है, तो अगर आज 41,500 के नीचे टिककर ट्रेड करना शुरू करता है तो आपको अपनी वो पोजीशन को स्टॉप लॉस समझ के एग्जिट कर लेना चाहिए, या कम से कम 41,500 के नीचे बंद होता दिखता है तब तो पक्का ही कर लेना चाहिए। ओके सर, एफएनओ बैन अपडेट अभी ऑलरेडी इन बैन पीएनबी, बीएचईएल, आईबी हाउसिंग फाइनेंस और अंबुजा सीमेंट है सर। ओके तो और न्यू बैन सर, नया तो कुछ भी आया नहीं है और कुछ निकला भी नहीं है, तो अभी हमने देखा है कि ये 4 ही हैं फिलहाल बैन लिस्ट में। तो फिलहाल तो यही अपडेट 4 के 4 ही हैं। 4 के 4 ही हैं सर। 4 इसमें हाँ, बाकी तो एक बार एफएनओ डेटा मैं आपको बताऊं। जी सर। एफएनओ डेटा पहले तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल 18,000 का है नेहा जी। 18,000 के पुट पर 57 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर 55 लाख शेयर है, दोनों बराबरी का मामला है। सो 18,000 के नीचे हैं तो मंदी करने वाले थोड़े से हावी हैं, 18,000 के ऊपर है तो तेजी करने वाले थोड़े से अच्छे मूड में। इसके बाद नीचे की तरफ 17,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऊपर 18,100 पर ही। तो यहाँ नीचे 200 पॉइंट की जगह यहाँ ऊपर में खाली 100 पॉइंट 18,100। सो ब्रॉड रेंज आपकी 17,800, 18,100 निकल कर आती है निफ्टी पर वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से। बैंक निफ्टी डेटा कम है लेकिन 41,500 बराबर का ओपन इंटरेस्ट है पुट में और कॉल में, 18-19 लाख शेयरों का। 41,500 के नीचे यानी कि 125 पॉइंट यहाँ से नीचे हैं तो खराब होना शुरू करेंगे। तो आपको मंदी गिननी है 41,500 से, मंदी गिननी है 18,000 से। तो 30-35 पॉइंट घट जाएं तब तक आप खराब नहीं है, 125 पॉइंट घट जाएं तब तक खराब नहीं, वहाँ से आप मंदी गिनिए। ऊपर में 42,000 पार करने में पसीना आएगा, 26 लाख शेयर वहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। ये एफएनओ डेटा आपके लिए बहुत क्लियर कट है। दूसरी चीज़, एक और इंटरेस्टिंग जो स्टॉक है जो हम शायद स्टॉक ऑफ द डे में ले सकते थे, लेकिन उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आ रही है। प्रीकॉल और मिंडाकॉप की डील को लेकर समझाया जा रहा था कि शायद वो खरीदना चाहते हैं और कुछ 16-17% की हिस्सेदारी मिंडाकॉप खरीदना चाहती है, लेकिन अभी भी बयान भी आ गया सामने कि ऐसी कोई योजना है नहीं है। हाँ। इंटरेस्टिंग है ये। हाँ, क्योंकि सब जगह ये था कि भाई खरीदना था, लेकिन अब इसमें एक चीज़ समझने वाली बात है, वो ये कि हुआ क्या, पहले मैं खबर समझा दूँ। मिंडाकॉप चाहती है कि वो करीबन कितना 16% है, राइट? कहाँ गया 15.7, ये 16% राउंड फिगर में मान लें। 16% के आसपास की खरीदारी वो करना चाहते हैं प्रीकॉल में, और उसके लिए उन्होंने बुक लॉन्च की कि जिसको बेचना है हमें बेच दो। बयान कंपनी के फाउंडर्स की तरफ से आ रहा है कि उनका इरादा नहीं है। इसका मतलब जरूरी नहीं कि डील ना हो। अच्छा, फाउंडर्स मना कर रहे हैं तो फाउंडर्स के अलावा भी तो शेयर होल्डर है ना, वो भी दे सकते हैं, और क्यों ना देने वाले दे भी सकते हैं, क्योंकि पूरे साल भर में स्टॉक लगभग दुगना हो गया है एक साल में। और मुझे याद है हमारा SIP स्टॉक भी रहा हुआ है और प्रीकॉल, तो मतलब एक साल का रिटर्न आप 75% से ज़्यादा देख रहे हैं। तो भले प्रमोटर बेचे ना बेचे वो अलग बात है, लेकिन मैं पूरी तरह से खारिज नहीं कर रहा। नो डाउट 16% हिस्सेदारी बड़ा चंक आमतौर पर प्रमोटर्स की तरफ से आता है, लेकिन उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना पड़ेगा, और शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग है। 36.5% प्रमोटर के पास है, 36.5%। पब्लिक के पास 63% है, FIs के पास 12.5% और लोकल फंड्स के पास 4%। FIs और लोकल फंड्स का मिला के देखें तो 16% के आसपास उतना ही होता है जितना मिंडाकॉप को चाहिए। ओके, हाँ, सो नेवर से नेवर। बिल्कुल, हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि ये समझाना जरूरी है। ये अचानक से आपको लगे डील नहीं हो रही और फिर कह रहे अभी 8 बजे तो नहीं हो रही, 9 बजे हो गई। हाँ, सो कीप एन आई।
कुछ भी हो सकता है, डील हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें प्रमोटर कहने कि हम नहीं बेचेंगे। और उसमें भी समझने वाली बात है, ऐसा प्रमोटर क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? हाँ। देखो, कोई भी प्रमोटर है ना, स्ट्रेटेजिक सेल करना चाहेगा। अच्छा। मार्केट में ऐसे बेच के क्या मिलने वाला है? 9 महीने में मिंडाकोप ने कमाई की है रेवेन्यू 3200 करोड़ का, और प्रिकोल का है 1400 करोड़ का। 9 महीने में मिंडाकोप का मुनाफा 163 करोड़ है और प्रिकोल का 160 करोड़ है। मुनाफा दोनों का बराबर है, मैचिंग अप। हाँ। और आय में इतना फर्क है, 1400 और 3200 करोड़। इसका मतलब क्या है? ग्रोथ प्रिकोल में है। हाँ, करेक्ट। सो मिंडाकोप के लिए ये अच्छा है अगर प्रिकोल उन्हें मिल जाए, exactly. और 16% खरीद के करेंगे क्या? नेचुरली बाद में भी और लेना पड़ेगा, और बाद में और लेने का इरादा हो, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हॉस्टाइल टेक हो रहा है या प्यार मोहब्बत से हो रहा है मुझे नहीं पता, राइट। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो भी हो रहा है। okay. मिंडाकोप कहता है मैं लेना चाहता हूँ, प्रिकोल के प्रमोटर कहते हैं मैं नहीं देना चाहता। 63% प्रमोट बाहर जनता के पास है, 16-17% जितना चाहिए वो फंड्स के पास है। इंटरेस्टिंग। आज इसी पे नजर रहेंगी, मजा आएगा, बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। इस पर होगा तो भी होगा तो भी एक्शन है, नहीं होगा तो भी एक्शन है। ओके, डेफिनेटली। तो अच्छा खासा ड्रामा यहाँ अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है, और आपको बने रहना है जी बिजनेस के साथ। इसमें जो भी डेवलपमेंट होंगे वो सबसे पहले आपको जी बिजनेस पर ही मिलेंगे, और हमारी भी नजर यहाँ बनी हुई। लेकिन चलिए, हमारी रिसर्च टीम बिल्कुल है तैयार, पूरे डेटा, ट्रिगर पॉइंट, स्टॉक्स न्यूज की लिस्ट लेकर। हमारे साथ नुपुर, अरमान, आशीष और कुशल जुड़ चुके हैं पूरी तैयारी करके। मॉर्निंग एवरीवन। कुशल, मॉर्निंग। आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए ट्रिगर्स क्या है आज? बिल्कुल नेहा, मॉर्निंग। और सबसे पहले यहाँ पर ट्रिगर्स के लिहाज से कैश सेगमेंट में क्रिसिल, अभी भी इसके नंबर्स आने बाकी हैं तीसरी तिमाही के। साथ ही ट्राई ने क्वालिटी ऑफ सर्विस पर टेलीकॉम कंपनियों को सुबह 11 बजे बुलाया है, तो यहाँ पर भी फोकस रखना है। क्वालिटी जो कॉल्स वगैरह हैं उसकी क्वालिटी को लेकर यहाँ पर बैठक होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में अदानी हिंडनबर्ग विवाद पर सुनवाई भी होती हुई दिखेगी। साथ ही आपको इस चीज़ पर ध्यान रखना है कि रिलायंस पावर और मार्क्सन्स फार्मा, यहाँ पर इनके जो शेयर्स हैं वो लिस्ट होते हुए नजर आएंगे। 10.65 करोड़ शेयर आज लिस्ट होंगे। साथ ही 5.03 करोड़ शेयर्स मार्क्सन्स फार्मा के भी लिस्ट होंगे। हीरो मोटोकॉर्प, अल्केम लैब्स, साथ ही बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, औरोबिंदो फार्मा, कोरोमंडल इंटरनेशनल, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, पेज इंडस्ट्रीज, ये सभी स्टॉक्स एक्स डिविडेंड आज ट्रेड करते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पर नजर रखना है इनके स्टॉक प्राइस में। अगर आपको बदलाव दिखे तो आपको एक्स डिविडेंड के हिसाब से इसको देखकर चलना है। आइनॉक्स लेजर, यहाँ पर इसकी अमेलगमेशन होने वाली है पीवीआर के साथ, तो इसकी एक्स डेट रिकॉर्ड डेट है। साथ ही एक्स डेट है कैप्री ग्लोबल कैपिटल की, यहाँ पर इसके राइट्स इशू जो इन्होंने किए थे उसकी एक्स डेट आज के दिन में है। तो इस वजह से ये सभी स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। चलिए, तो ट्रिगर्स तो हमने जान लिए, लेकिन अब बारी आती है स्टॉक्स न्यूज की लिस्ट की, और नुपुर बिल्कुल तैयार है हमारे साथ। नुपुर, बताइए क्या डिटेल है आपके पास? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले शेफलर इंडिया, जहाँ पे क्वार्टर 3 के नतीजा है, कैश का स्टॉक के, तो नतीजा का क्वार्टर 3 के देखेंगे तो काफी स्ट्रांग है। कंपनी की आय में करीबन 17.5% का जंप है इस बार पिछले साल के कंपैरिजन में। कामकाजी मुनाफा देखे तो इस बार 20% से बढ़कर आया 345 करोड़ के आसपास है। मार्जिन में भी उछाले 18.9% से बढ़कर 19.2% के आसपास आते दिखे, और मुनाफा भी देखेंगे तो 21% की ग्रोथ वहां पे दिखेगी। कंपनी ने 24 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। खबरों में सबसे पहले मिंडाकॉर्प एंड प्रिकल, जैसे कि हम डिस्कशन कर रहे थे, वहां पे खबरें आई थी कि मिंडाकॉर्प प्रिकल में स्टेक खरीदने वाला है, जहां पे अब क्लैरिफिकेशन आया प्रिकॉल की तरफ से कि प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच सकते। तो इंटरेस्टिंग है दोनों स्टॉक जहां पर आज नजर रहने वाली है। अल्ट्राटेक सीमेंट, जहां पे छत्तीसगढ़ के छिमाई में 13 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता का सीमेंट प्रोडक्शन अब शुरू हो चुका है। ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन था, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। HDFC, जहां पे HDFC लिमिटेड ने 25,000 करोड़ रुपए के NCD जारी कर फंड्स जुटाए हैं, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। NMDC स्टील, जहां पे 20 फरवरी को इसकी लिस्टिंग होने वाली है, तो ये स्टॉक भी, NMDC भी आज फोकस में रहने वाला है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अरमान की तरफ। अरमान, बताइए खबरों के दम पर और किन स्टॉक सेक्टर्स में आज एक्शन दिख सकता है? जी बिल्कुल। खबरों में सबसे पहले रिलायंस, भारती एयरटेल, वोडाफोन, इन पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ट्राई का जो डेटा आया दिसंबर महीने का, उसमें अगर आप रिलायंस जियो की बात करेंगे, उन्होंने लगभग 17 लाख ग्राहक जो है जोड़े हैं। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो वहाँ पर उन्होंने हमेशा की तरह लगभग 25 लाख ग्राहक जो गंवाए हैं, और भारती एयरटेल ने लगभग 15 लाख जो ग्राहक हैं वो जोड़े हैं। वेदांता लिमिटेड पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्होंने छत्तीसगढ़ में जो ब्लॉक के लिए जो है वो प्रीफर्ड बीडर जो है वो घोषित। साथ कंपनी ने इस ब्लॉक के लिए लगभग सबसे ज़्यादा 4.15% जो है वो लगाई है बोली। एंजल वन, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंपनी के जो CEO हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, और निजी कारणों के चलते जो है वो इस्तीफा देते हुए दिखे हैं। रेलटेल कॉर्पोरेशन,
कंपनी को बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्प से लगभग 33 करोड़ का जो है ऑर्डर मिला है और उसी के साथ साथ उनको सालाना मरम्मत के लिए लगभग 6 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ दिखा है और ये लगभग 5 साल के लिए उनको करना है और उसके बाद ये 10 साल तक और एक्सटेंड किया जा सकता है। आरपीपी इंफ्रा पर ध्यान रखेंगे क्योंकि कंपनी को लगभग 180 करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं और ये इंटीग्रेटेड स्टॉर्म वाटर ड्रेन के लिए जो है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और अंत में बल्क डील में अगर आप बात करेंगे तो ऑन मोबाइल ग्लोबल है जिसमें ऑल्ट्रिस्ट कस्टमर मैनेजमेंट जो है वो लगभग 5 लाख शेयर्स 75 के भाव पर बेचेगी। चलिए, तो खबरों के दम पर इन स्टॉक सेक्टर्स में आपको दिखेगा एक्शन और नजर रखनी है इन तमाम स्टॉक्स पे। लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं, वक्त हुआ है एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। चलिए, तो फॉरेन ब्रोकरेजेस की इन स्टॉक्स पर है नजर बताने के लिए आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, सबसे पहले तो बताइए एफआई ब्रोकरेजेस की टॉप रिपोर्ट्स कहां पर है? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, सबसे पहले नेस्ले के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पर नतीजों का इम्पैक्ट हमें देखने को मिला था। सबसे ज्यादा बुलिश जो है नजर आ रहे हैं नोमिरा, ये खरीदारी की राय को बरकरार रखे और काफी ऊंचा लक्ष्य दिया उन्होंने 22,900 रुपए का। इसके अलावा अगर आप देखें तो सबसे कम लक्ष्य दे रहे मॉर्गन स्टैनली, इन्होंने अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 15,315 रुपए की लक्ष्य ले 19,629 की क्लोजिंग है। और नतीजों की कमेंट्री अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक मिली जुली, कोई ब्रोकरेज हाउस ऐसा जो कह रहे हैं कि नतीजे अनुमान के मुताबिक है, लेकिन अधिकतर रिपोर्ट्स में मैं ये देख पा रहा हूँ कि मार्जिन का जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बेहतर प्रदर्शन आपको यहाँ पर देखने को मिला है। तो यहाँ पर नेस्ले पर आप रख सकते हैं नज़र। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल, जहाँ पर पिछले 3 दिनों में काफ़ी ज़्यादा एक्शन आपको देखने को मिला है। आज मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 4,643 की क्लोजिंग है। ये 5,332 रुपए का टारगेट दे रहे हैं और मान रहे कि कंपनी लगातार अपने देखे तो कैपेसिटी में एक्सपेंशन करती जा रही है और फिलहाल बैलेंस शीट की स्थिति भी जो है वो बेहद मजबूत है। क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 5,100 रुपए के लक्ष्य के लिए HSBC खरीदारी की राय दे रहे हैं। लक्ष्य 5,340 से घटाकर 5,330 रुपए कर दिया है। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर भी नजर रखेगा। क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट है जहां पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 4,100 रुपए के लक्ष्य के लिए 4,519 की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि सुबेक्सॉन, यहाँ पर देखिए कोई और कंपटीटर भी है जो इसको लॉन्च करने वाला है और सुबेक्सॉन से डॉक्टर रेड्डीज के एबिटा में करीब 7% का कंट्रीब्यूशन आता है। तो यहाँ पर इनको एक इंटेंस कंपटीशन देखने को मिलेगा, तो नजर रखेंगे। इसके अलावा एक और फार्मा स्टॉक है जो आपके रडार पर रहना चाहिए, वो है एप्का लैब्स। यहाँ पर मैक्वारी ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 863 की क्लोजिंग है, 810 रुपए का लक्ष्य दिया है। आशीष, ये एक ही सेट ऑफ टॉप रिपोर्ट्स हैं या इसके अलावा भी आपके पास कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं? यहाँ थोड़ी सी रिपोर्ट्स और बची थी हैं, जल्दी से बता देता हूँ। यूनाइटेड स्पिरिट्स यहाँ पर भी नजर रखिएगा। मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट आई है जहाँ पर अंडर परफॉर्म के व्यू को बरकरार रखा है और नीचे का लक्ष्य है क्योंकि 787 का भाव चल रहा है अभी, 650 रुपए का जो है लक्ष्य दे रहे। मान रहे कि कुछ सेगमेंट्स और कुछ मार्केट्स ऐसे हैं जहाँ पर अंडर परफॉर्म देखने को मिल रहा है, तो इसके चलते इन्होंने 650 रुपए का लक्ष्य दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो केफिन टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर JP मॉर्गन ने न्यूट्रल की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है। हालांकि लक्ष्य देखिए 317 की क्लोजिंग है और केवल 320 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं और मान रहे कि जो नए वर्टिकल लॉन्च किए इनमें थोड़ा सा स्कोप है कि फास्टर ग्रोथ आपको देखने को मिली, लेकिन फिर भी टारगेट प्राइस में कुछ भी खास नहीं है। इसके अलावा L&T यहाँ पर क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 2,178 की क्लोजिंग है, 2500 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। और HAL जहाँ पर पिछले 2 दिनों में बड़ा एक्शन देखने को मिला है, मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 3,216 के लक्ष्य के लिए। तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट्स जिन पर आज आपको रखना है फोकस और रहेगा यहाँ पर एक्शन भी। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से HAL की रिपोर्ट के टारगेट अच्छे हैं और मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ही अपोलो हॉस्पिटल पर भी टारगेट 5,332 के आते हुए दिख रहे हैं। ये 2 इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं और आमतौर पर नेस्ले पर थोड़े थोड़े टारगेट्स बढ़कर आते हुए दिख रहे हैं। धन्यवाद आपका आशीष, ये सारी रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। शुक्रवार की सुबह स्वागत है पिक ऑफ द डे के साथ। बंसल जी सुप्रभात, शुरुआत करें सर, बताएं आज आपको कौन सा शेयर है पसंद? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात नेहा। अनिल जी, पहले तो सबसे अच्छा मुझे लग रहा है आप बैक टू स्टूडियो आए अनिल जी।
मेरे को और कुणाल जी को तो लग रहा था कि एक दिन आप होटल से शो करेंगे, तो कल जब दोपहर को आप गायब हुए तो समझ में आ गया कि फ्राइडे को आप टी शर्ट में अनिल जी स्टूडियो में मिलेंगे। तो वेलकम बैक टू स्टूडियो अनिल जी। क्या करें, वो थोड़ा फ्लाइट्स का टाइमिंग मिसमैच हो जाता है, तो फिर कभी कभार इसलिए वो फिर ऑन द वे कल तीनों स्ट्रेटजी फोन पर ही क्लोजिंग वाली शो की। तो वो लेकिन बहुत सारे लोग ये भी सोचे होंगे आज छुट्टी मार लेंगे, कल दिखे नहीं तो आप निश्चिंत रहें, जहाँ तक हो सकता है कोशिश बंसल जी शो करने की पूरी तैयारी रहती है, कोशिश भी रहती है। धन्यवाद सर, बताएं। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे है अपोलो टायर। जिस तरीके से एंटायर टायर स्पेस को अपोलो टायर मतलब कि आउट परफॉर्म कर रहा है, एमआरएफ बीट जेके टायर बीट बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जिस तरीके का अपोलो टायर का आउट परफॉर्मेंस अनिल जी, ऐसा लग रहा है कि अपोलो टायर कुछ अलग से कोई टायर ना बना रहा हो ईवी के लिए। अनिल जी, आजकल ईवी का थीम है, हो सकता है कि आगे चल के कोई न्यूज आए कि ईवी का कोई अलग से टायर बना रहा है, बट टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। 325 325 का स्टॉप लॉस है, 350 के टारगेट के लिए अपोलो टायर है पिक ऑफ द डे। ये तो हम पिक ऑफ द डे तो लेते रहेंगे, अपोलो टायर्स पे एक बेहतरीन पिक आई है। लेकिन सर अभी तक हमने ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की है, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, बड़े निवेशकों से बात करते हैं, वहाँ की पूरी इन्फॉर्म्ड पब्लिक आती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज हुई सर, जब परसों बुधवार को अब भिलवाड़ा से आपने इवेंट किया। हाँ, कल और परसों। हाँ, उसके बारे में बताइए सर, मतलब ऑफ ऑल द प्लेसेस भिलवाड़ा क्यों, कैसे? नहीं, वो तो खैर मतलब राजस्थान का एक औद्योगिक शहर है और टेक्सटाइल्स के मामले में भिलवाड़ा का बड़ा नाम है और भी कई सारे बिजनेसेस। लेकिन एक अच्छी चीज जो यहाँ दिख रही है, आमतौर पर जैसे पिछले हफ्ते हम बंगलुरु साथ में थे, है ना, दिल्ली, बैंगलोर, कलकत्ता, ये सारी जगह तो हमारे काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार होते हैं, वहाँ पर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट समझ में भी आता है। लेकिन जो बड़ा बदलाव देश में हो रहा है, और ये स्पेशली कोविड के बाद हुआ है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील लेवल पर, मतलब एक एक जगह पर जिस तरह के इन्वेस्टर्स आ रहे हैं ना, वो अमेजिंग है। मैंने करीबन 1.5-2 घंटा भिलवाड़ा में मेरा ये टॉक शो था। आप बिलीव नहीं करेंगे जो क्वालिटी क्वेश्चंस आए लोगों की तरफ से। मतलब आज के 5-7 साल पहले जिस तरह के सवाल आते थे, अब जो सवाल आते हैं उसमें दिन रात का फर्क है। और हमें खुद को तैयार होकर जाना पड़ता है कि लोग पूछेंगे, बात करेंगे, तो हमें वो उन चीज़ों के जवाब देने हैं। मतलब वो इन्फॉर्म्ड है। हाँ, इन्फॉर्म्ड है और समझते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इक्विटी को लेकर, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को लेकर लोगों का कल्चर बदल रहा है, उसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेते हैं, न कि बजाय इसके कि खाली ठीक है कर दिया, चला देखते हैं, आज ये ले लें, कल ये बेच दें। तो बड़ा बदलाव है और बड़ा अच्छा लगता है जब छोटी जगह तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, महानगरों के मुकाबले में छोटी जगह और वहाँ पर हाउसफुल हो, ऊपर नीचे सब खचाखच भरे हुए लोग, और वहाँ पर अगर ये चीज़ें देखने को मिले तो वाकई में लगता है कि हाँ, ये रिटेल इन्वेस्टर है ना, वाकई में तीसरी महाशक्ति है और लंबे समय तक रहेंगे मार्केट में। और आप देखिए ना, ताकत दिख रही है। अभी आज हम बात ही कर रहे थे, SIP का हिस्सा 17% हो चुका है। और यंगस्टर्स 25 साल 30 साल के बच्चे पूछते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, करियर बनाने के बारे में, है दम है। मतलब आप जितना बाहर जाके देखेंगे ना, आपको पता चलेगा कि इंडियन मार्केट में क्या बदलाव हो रहे हैं। मुझे लग रहा है अब यहाँ से गेटवे सेट हो चुका है कि अब हम टियर 1, 2 के अलावा 3, 4 एंड बियॉन्ड भी जाएं, क्योंकि वहां पर लोग ऐसे हैं जो आपको सुनना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं एंड फेस टू फेस वो कॉन्फिडेंस पाना चाहते हैं। एब्सोल्युटली, अच्छा एक्सपीरियंस है। ओके, चलिए, एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन था और हमें ऑफ कोर्स इस बात से अच्छा लगता है कि लोग यहाँ पर और जुड़े और अपनी भागीदारी पूरे इस फाइनेंशियल सिस्टम में लेकर आए। लेकिन हमारे यहाँ गेस्ट जुड़े हुए हैं। बंसल जी अपनी टॉपिक पिक ऑफ द डे तो दे ही चुके हैं अपोलो टायर्स में। हम बढ़ते हैं कुणाल सर की तरफ। सर बताइए, मॉर्निंग, आज आपकी पिक ऑफ द डे कहाँ से आ रही है? गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी देखिए, भिलवाड़ा की अभी आप चर्चा कर रहे थे। जी जी जी। तो अनिल जी मुझे याद आता है कि कमिंग होम टू सियाराम का ऐड आता था अनिल जी, भिलवाड़ा शूटिंग्स का। हाँ हाँ। तो अनिल जी उसकी यादें ताजा हो गई अनिल जी, जो भी आपने कहा। तो अनिल जी क्या लेकर के क्या आए भिलवाड़ा से अनिल जी, ये तो बताइए। बहुत ही खुश और बेहतरीन यादें आपके साथ वही शेयर की अभी अभी। अब क्या लेके भी आया तो आप तक पहुंच नहीं पाएगी। मैं बताऊं ऑनेस्टली क्या लेके आया। कुणाल जी, नमकीन।
मतलब मैं राजस्थान में जहाँ भी आता हूँ, अरे वाह, हाँ, वाह, नमकीन वाह। ऐसी चीज़ है जो मेरे टिफिन में हर रोज आपको खाने में मिलेगी। बिल्कुल। और वो टेस्ट अलग ही होता है जो लोकल टेस्ट होता है। सो आपकी बार आप जब आएंगे या आपका एड्रेस भेजिएगा, मैं कुरियर करवाता हूँ, ये तो मैं करवा सकता ये हूँ। हो बिल्कुल सकता है। जी। कुणाल जी बताएं सर, पिक ऑफ द डे। अनिल जी धन्यवाद आपका। अनिल जी खरीदारी की राय है और खरीदना है इंडिया सीमेंट। अनिल जी मुझे लगता है कि सीमेंट में जो करेक्शन है वो काफी हद तक अब पूरा हो चुका है। इंडिया सीमेंट ने एक बेस बना लिया है 190 रुपए के आसपास, और मुझे लगता है कि वापस एक अच्छी तेजी बनेगी जिसमें 220-225 के लेवल्स को रिक्लेम करेगा इंडिया सीमेंट। तो इन स्तरों पर खरीदारी करके चलें। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखना है और स्टॉप लॉस 196 रुपए पर 194 रुपए पर स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी की राय है। पहला टारगेट 206 रुपए का, दूसरा टारगेट 210 रुपए का खरीदारी की राय है इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट ये है स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए कुणाल जी की तरफ से। आइए सचिन जी का भी किया जाए स्वागत। सर गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा। अनिल जी यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह होगी एंड स्टॉक मैंने चूज किया है एसबीआई। लगातार पूरे हफ्ते में हमने देखा है कि ये एक काफी दबाव में रहा था, एक क्लासिक अंडर परफॉर्मर रहा है थ्रू विद इन दी बैंकिंग स्पेस। एंड जिस तरीके से इसे अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के आसपास रेजिस्टेंस मिल रहा है, ये काफी 3 कोशिश कर चुका है 550 इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर सस्टेन होने की, बट वो नाकामयाब रही है। एंड जिस तरीके से ये ओवरऑल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, क्लासिक बेरिश पेनिंग फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकडाउन मुझे लग रहा है 438 के नीचे एस्टैब्लिश होना चाहिए। तो फिलहाल तो यहाँ पर जिस तरीके से कल का प्राइस एक्शन था, मुझे लग रहा है फ्रेश शॉर्ट्स अभी भी यहाँ से ऐड करने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 548.30 पे। इंट्राडे का टारगेट होगा लगभग अराउंड 525 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है काफी अच्छी स्विंग बन सकती है वापस अपने जो बजट के जो लोज थे लगभग अराउंड 500-505 के आसपास के, मुझे लग रहा है वो भी शायद हासिल होने चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। तो एक काफी बेरिश ट्रेंड में रहा है, एक बेरिश फॉर्मेशन है, तो फ्रेश बिकवाली करने की सलाह होगी एसबीआई फ्यूचर्स में। एसबीआई का फ्यूचर बेचे, ये है राय आपके लिए सचिन जी की तरफ से आती हुई। 525 तक का रखें टारगेट, 548 का लगाना है स्टॉप लॉस 548 रुपए 30 पैसे मोर प्रिसाइजली। ओके आइए सिद्धार्थ जी का भी किया जाए स्वागत। सुप्रभात सिद्धार्थ जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा, और गुड मॉर्निंग सारे पैनलिस्ट को और हमारे प्यारे दर्शकों को। आज का जो पिक ऑफ द डे है वो ओडीआई वर्ल्ड कप जो होने वाला है अक्टूबर में, वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा ये कंपनी को। और ये कंपनी है इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स ऑल द पिक ऑफ द डे तो थोड़ा टेक्निकल पर्सपेक्टिव रहेगा, बट ओवरऑल भी इनको फायदा रहेगा। इंडियन होटल्स को अगर आज का टारगेट बता दूं तो 334 का, और अगर लॉन्ग टर्म टारगेट बता दूं तो 400 रुपए का। नतीजे Q3 बम्पर आए, 400% से ज्यादा मुनाफे में ग्रोथ, मार्जिन 37% 30% के मुकाबले। और जैसे मैंने कहा वर्ल्ड कप जो है उससे काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि ताज, विवांटा ये प्रीमियम लग्जरी चेन्स है होटल की, तो इसमें बुकिंग दमदार रहेगी। साथ ही साथ G20 समिट से भी फायदा मिलेगा। तो इंडियन होटल्स पिक ऑफ द डे रहेगा, 334 का टारगेट, लॉन्ग टर्म 400 रुपए। ये है आपके लिए इंडियन होटल पर आए। अच्छा दिल्ली वालों, जरा कौन कौन है दिल्ली वाले, एक मिनट जरा इनका जनरल नॉलेज टेस्ट किया जाए। अच्छा 2 ही हैं, कुणाल जी, राकेश जी। हाँ बंसल जी आप ही का जनरल नॉलेज, आप दिल्ली वाले मुझे पता है, हाथ खड़ा मत करिए, मैं ये जानता हूँ। अच्छा बताइए आज दिल्ली में क्या खास होने वाला है, बंसल जी बताइए। अनिल जी मैच है, मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया। क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया? और अनिल जी मेरी पूरी फैमिली जा रही है मेरे को छोड़ के। अनिल जी क्या बात कर रहे हो और आपने अलाउ कर दिया? नहीं अनिल जी, हम यहाँ मैच खेल रहे हैं ना, आज डाउन है अनिल जी। कल की बाइक कॉल खड़ी है, आज सुबह की बाइक कॉल दी है, तो हमारा मैच तो अनिल जी यहाँ चलेगा। बिल्कुल बंसल जी एकदम जनरल नॉलेज के इस मुश्किल टेस्ट में डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ पास हुए, बधाइयाँ। तो आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का दूसरा टेस्ट मैच फिरोजशाह कोटला पर शुरू होने जा रहा है, थोड़ी देर में शुरू होगा भी। देखते हैं पहले टेस्ट मैच में जो जबरदस्त जीत हासिल हुई उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि फिरोजशाह कोटला की पिच बैट्समैन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा। हाँ सो और स्पिन तो हमारे पास अटैक जबरदस्त है, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा ये टेस्ट मैच भी, और उम्मीद करें कि नतीजा भी आएगा ही आएगा।
आइए कुछ और स्टॉक्स है जिन पर फोकस किया जाए। सिद्धार्थ जी, दोनों ही शेयरों पर राय देनी है आपको, मिंडाकॉप और प्रीकोल। खबरें आ रही कि मिंडाकॉप ने लगभग 16% हिस्सेदारी खरीदने के लिए ऑफर दिया है, ब्लॉक डील के जरिए वो हिस्सा खरीदना चाहते हैं। साथ ही अभी खबरें प्रीकोल के प्रमोटर्स की तरफ से भी आई जो 36.5% हिस्सेदारी रखते हैं इस कंपनी में। वो कह रहे हैं कि हमारी योजना तो नहीं है भाई, कोई और बेचे तो हमें नहीं पता, लेकिन हम नहीं बेचेंगे, ऐसा है सुनने में। अब बताइए दोनों शेयरों में राय क्या है आपकी? देखिए अनिल जी, ये दोनों ही शेयर में मिंडाकॉप मुझे सबसे बेहतरीन लगता है क्योंकि ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ऑपरेशनली परफॉर्मेंसेस काफी अच्छे आ रहे हैं और मैं मानता हूं कि अगर मुकाबला देखा जाए तो प्रोडक्ट प्रोफाइल के हिसाब से भी मिंडाकॉप के पास प्रोडक्ट प्रोफाइल भी बड़े हैं, बेस बड़ा है, तो मैं मानता हूं कि ये दोनों ही कंपनियों में अगर देखा जाए तो मिंडाकॉप ज्यादा बेहतर प्लेस्ड है निवेश के नजरिए से। चलिए, तो मिंडाकॉप प्रेफरेबल बेट है आज सेडानी साहब की तरफ से। लेकिन हमने देखा है कि जो ट्राई का डेटा दिसंबर 2022 का आया है, टेलीकॉम सेक्टर आज ये बजिंग रहने वाला है, हमारी भी नजर रहेगी। कुणाल सर, आपसे जानना चाहेंगे, भारतीय एयरटेल ने दिसंबर में 15.5 लाख ग्राहक जोड़े हैं। चार्ट्स पे आपको किस तरह के मौके गोइंग फॉरवर्ड बनते हुए दिख रहे हैं? आज के लिए क्या सलाह होगी? देखिए नेहा, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है भारतीय एयरटेल का, हमने देखा है कि इस स्टॉक में कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है और मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक 795-800 के लेवल्स को पार कर लेता है, जो कि एक इमीडिएट हर्डल है चार्ट पर, तो आपको बड़ी आसानी से वापस से इसमें 830-835 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में एक बेस बिल्डिंग हो रही है, केवल ब्रेकआउट का इंतजार है। तो 795 के ऊपर अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली बाय करके चलना चाहिए। ओके, बंसल जी, वोडा आइडिया सर, उस पे आपकी क्या रिकमेंडेशन बन रही है? हमने भारी भरकम गिरावट कल देखी 3.5% की, और देखा जाए तो इनको काफी नुकसान भी हुआ है। ऑलमोस्ट 25 लाख ग्राहक इन्होंने दिसंबर के महीने में गंवाए हैं। देखिए नेहा, टेक्निकल स्ट्रक्चर तो काफी खराब है, सैलॉन रैली वाला स्टॉक है और कंटिन्यूसली मेरा यही स्टांस रहा है। और अब आप देखें तो जिस दिन ये इसकी न्यूज आई थी गवर्नमेंट स्टेक ले रही है, उस दिन के लोस को भी इसने कल क्रैक करा है। तो टेक्निकल स्ट्रक्चर खराब है, उछाल पे बिकवाली करनी चाहिए। जब तक नया यहाँ पर कुछ कॉन्क्रीट ना आ जाए, कोई भी जो भी न्यूज फ्लो आ रहा है वो 4,000-5,000 करोड़ की फंड रेजिंग का आ रहा है, इससे आधा का तो इनका क्वार्टर का नुकसान होता है, तो अवॉइड करना चाहिए। दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं, रैली को यूज करें यहाँ से निकलने के लिए। वोडा आइडिया करें अवॉइड, दूसरे बेहतर स्टॉक्स में रिकमेंडेशन निकल कर आ रही है। रेलटेल, सचिन जी, रेलटेल पर आपका व्यू जानना चाहेंगे। खबरों में है बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्प से इनको 33.5 करोड़ का ऑर्डर मिला है। चार्ट्स पे कितना प्रॉमिसिंग लग रहा है आपको? वेल नेहा, आई थिंक रिसेंटली अगर प्राइस एक्शन देखें तो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में जरूर रहा था, बट ओवरऑल अगर इसका वीकली स्ट्रक्चर देखें तो कहीं जाकर स्ट्रेंथ नजर आ रही है, एक सपोर्ट के नजदीक है स्टॉक। सो आई थिंक 100-105 एक अच्छा जोन है जहां से इसने एक बेस बना दिया है एंड प्रोबेबली 120 अगर इस बार ब्रेक हो जाता है तो एक नई अपमूव यहाँ पर ट्रिगर होनी चाहिए ऑन द हायर साइड। तो लगभग मुझे लग रहा है यहाँ पर एक बेट ऑन द लॉन्ग साइड ली जा सकती है। स्टॉप लॉस आई थिंक 105 पे लगाना उचित होगा ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस एंड जैसे ही ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो जाता है 120 के ऊपर तो मुझे लग रहा है 145 से लेके 165 की ट्रेजेक्टरी के लिए एक काफी अच्छी मूव बन सकती है, तो जरूर यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस वीकली बेसिस पे लगाना है 105 पर। ओके, तो रेलटेल पे हमारी नजर रहेगी और 120 वो एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, वो पार होने पर सीधा अगला पड़ाव इसका होगा 145 एंड इवेंचुअली 155 तक भी छू सकता है। मेटल स्पेस, कल हमने इसमें अच्छा खासा एक्शन भी बनता हुआ देखा है और खबर वेदांता में निकल कर आ रही है। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर प्रिफर्ड बिडर के तौर पर घोषणा हुई है। अच्छा खासा यहाँ पर डेवलपमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी ने ब्लॉक के लिए सबसे ज्यादा 4.15% के पास की बोली लगाई है। वेदांता, सिडानी साहब, आपसे व्यू जानना चाहेंगे, अब यहां से किस तरह का मूव आपको दिखाई दे रहा है चार्ट्स में? वेदांता काफी बेहतरीन कंपनी है और आप जो खबर बता रहे हैं ये अगर उपलब्ध हो जाता है तो भी मैं मानता हूं पॉजिटिव रह सकता है। तो वेदांता तो डेफिनेटली मेटल स्पेस में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है कई रीजनों से, बट ये पूरे समूह में अगर देखा जाए तो हमारी जो टॉप बेट है वो है टाटा स्टील। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो अपनी जो डेट है वो रिड्यूस करने की जा रही है, साथ ही साथ कैपेसिटीज इंक्रीज होने वाली है
रियलाइजेशन सबसे बेहतर अगर कोई ये स्पेस में मिलती हो वो है टाटा स्टील। तो वेदांता तो डेफिनेटली आपने अगर ले रखा है तो बने रहना चाहिए, कुछ एडिशन करना हो तो टाटा स्टील एक विकल्प है। टाटा स्टील ये हो सकता है एक विकल्प। सचिन जी जरा अपोलो हॉस्पिटल के चार्ट देखिए, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन बड़े दमदार रहे हैं इस स्टॉक के लिए। आज कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, मजबूत रिपोर्ट्स हैं। मॉर्गन स्टैनली कह रहा है 5332 का टारगेट रखिए, HSBC कह रहा है 5330 का टारगेट रखिए, क्रेडिट स्विस का भी टारगेट 5100 का है। ये तब है जबकि 2 दिनों में स्टॉक ऑलरेडी अच्छा खासा भाग चुका है। उसके बावजूद बताएं सर, लॉन्ग पोजीशन जिनके हैं उन्हें क्या स्टॉप लॉस और क्या टारगेट रखकर चलने चाहिए? कोई नया ट्रेड इनिशिएट करना है तो वो भी बताइए। यहाँ पर एक काफी अच्छा बेस बन चुका है 4200 के आसपास। एंड अगर हम थोड़ा डेटा लंबा देखें तो जिस तरीके से वीकली एंड मंथली चार्ट्स है, मुझे लग रहा है 5400 के लिए ये पर्टिकुलर वेव पोजीशन है। जिस तरीके से RSI में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ था वीकली चार्ट्स पे 50 के ऊपर, तो ये वापस रिकन्फर्म कर रहा है इस पर्टिकुलर बेस पे। तो इमीडिएट बेसिस पे तो एक वर्टिकल राइज जरूर है, बट मुझे लग रहा है अगर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो जाता है या फिर एक पुल बैक मिल जाता है 4650 4500 इस पर्टिकुलर जोन में, तो मुझे लग रहा है वहां पर जरूर खरीदारी करनी है। ओवरऑल स्ट्रक्चर तो काफी बेहतरीन है। ऑन अ क्लोजिंग बेसिस मुझे लग रहा है 4300 का भी जो लेवल है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। एंड अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो डिक्लाइंस में जरूर अपने पोर्टफोलियो में ये पर्टिकुलर स्टॉक उतारना चाहिए 5400 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए 5400 रुपए तक के टारगेट आप पोर्टफोलियो के लिहाज से रखें, निवेश के लिहाज से रखें। राय आपके लिए सचिन जी की तरफ से अपोलो हॉस्पिटल। और इस बीच प्री कॉल में 39 लाख शेयरों के सौदे होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सौदे ज्यादा होने, 39 लाख शेयरों की शुरुआत हुई है अभी तक। खाली काफी बड़े सौदों की बात है तो 39 लाख तो हुए हैं। चलो श्री गणेश तो हुआ है, होने शुरू हुए हैं, होने दीजिए। जिस प्राइस पर होंगे, जितने होंगे मैं आपको बताते रहूंगा। तब तक नीचे देखते रहिए और पालिया साहब का स्वागत कर लीजिए। पालिया साहब सुप्रभात, स्वागत है। बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिक ऑफ द डे रहेगी अरविंदो फार्मा। काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन देखने को मिला। लास्ट 2 वीक में देखें तो स्टॉक ने एक लोअर साइड से ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री से एक अच्छा पुल बैक बनाया है। जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली डेली चार्ट पे बनते हुए दिखे, हमें लग रहा है ये स्टॉक में एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। अरविंदो फार्मा फ्यूचर बाय करने की सलाह है। 498 तक की अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 470 के आसपास। अरविंदो फार्मा फाइनली इस स्टॉक में जान लौटती हुई दिखी और ये स्टॉक भी नया हमारा सही इस वक्त पर आइडेंटिफाई हो गया कि अभी ये बेचने का समय नहीं है। हाँ। जैसे पुराने पिटे हुए शेयरों को पेटीएम जोमेटो टाइप को कि जहाँ नीचे में नहीं बेचना, और अरविंदो फार्मा भी 400 450 425 पर लुढ़कता हुआ है और हमारी खरीदारी की राय भी रही है इसमें। तो ये है स्टॉक जो अच्छे एक्शन में। कल इसके लिए कुछ USFDA की तरफ से भी अच्छी खबरें आती हुई दिखी थी, उसके बाद स्टॉक में बढ़िया तेजी बनी। 500 के आसपास के टारगेट पालिया साहब के आप की तरफ से आते हुए। आइए करते हैं शुरुआत फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ।